अमेरिका और ईरान के बीच मंगलवार को जिनेवा में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। मीटिंग का टॉपिक है न्यूक्लियर डील। अमेरिका की कुछ शर्तें हैं जिसे अगर ईरान मान लेता है तो अमेरिका और ईरान के बीच का जो टकराव है वो स्थिति खत्म हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेंच ये है कि इजराइल कतई नहीं चाहता कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई समझौता या कोई डील हो पाए। मिडिल ईस्ट में ईरान की ताकत से इजराइल वाकिफ है। पिछले साल 12 दिनों तक चले युद्ध में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया था। आखिरी में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका को उतरना पड़ा, लेकिन इजराइल को पता है कि ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों की रेंज उनके देश तक है और उनकी ताकत से वो वाकिफ है। इसलिए नेतन्याहू बार बार ट्रंप और अमेरिकी अधिकारियों से दबाव बना रहे हैं कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को भी उनके समझौते के दायरे में लेकर आए। ईरान ने अमेरिका से साफ इनकार कर दिया है कि वो समझौते में न्यूक्लियर की बात करेंगे, लेकिन मिसाइल का जिक्र तक नहीं होगा। इसी बात पर पेच फंसा है। अमेरिका और ईरान दोनों युद्ध के मुहाने पर हैं। इसकी शुरुआत होती है बीते साल शुरू हुए सत्ता विरोधी आंदोलन से। ईरान का साफ आरोप है कि अमेरिका यहां पर सत्ता परिवर्तन कराना चाहता है। वो खामनेई की सत्ता को पलटना चाहता है ताकि अपनी कठपुतली रजा पहलवी को ईरान की सत्ता पर बैठा दे। इसी कारण विदेशी ताकतों ने यहां पर सारा उपद्रव करवाया है। यूएस न्यूज आउटलेट सीबीएस न्यूज ने बताया कि दिसंबर में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ अपनी मीटिंग के दौरान यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया था कि अगर यूएस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के साथ कोई डील नहीं होती तो यूएस ईरान पर इजरायली हमलों को सपोर्ट करेगा। इस मामले से वाकिफ दो सोर्सेस का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि मीटिंग के 2 महीने बाद यूएस मिलिट्री के सीनियर लोगों और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के बीच ईरान पर इजरायली हमले की संभावनाओं का अंदाजा लगाने के लिए बातचीत शुरू हो गई थी। नेतन्याहू ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इजरायल के रुख को सही ठहराया और कहा कि यूएस और ईरान के बीच में जो डील में न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह खत्म करना शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई डील करनी है तो उसमें कई जरूरी हिस्से होने चाहिए। पहला यह कि सारा जितना भी एनरिच सामान इकट्ठा किया गया है जो कि न्यूक्लियर से संबंधित है, उस सामान को ईरान से बाहर कहीं किसी तीसरे देश की निगरानी में उसको खत्म करना चाहिए। दूसरा यह है कि कोई एनरिचमेंट कैपेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। एनरिचमेंट प्रोसेस को पूरी तरह से रोकना चाहिए, बल्कि उन इक्विपमेंट्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी पूरी तरह से खत्म करना जो आपके पहले एनरिच को वापस से दोबारा बना सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इजराइल ईरान पर अटैक करेगा तो अमेरिका बहुत ज्यादा दखल नहीं देगा, यानी इजराइल को यह लड़ाई अकेली लड़नी होगी। हालांकि वाशिंगटन इजराइल को हवा में रिफ्यूलिंग की मदद करेगा और इजराइल के संभावित रास्ते वाले देशों से ओवरफ्लाइट परमिशन लेगा। यह इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, जॉर्डन समेत खाड़ी देशों ने ईरान पर किसी भी हमले के इस्तेमाल होने वाले एयर स्पेस देने से सबके सामने मना कर दिया है। इसलिए साफ नहीं है कि कौन सा देश हमले और रिफ्यूलिंग के मकसद से एयर स्पेस अपना देगा या नहीं देगा। यह तब हुआ जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस हफ्ते के आखिर में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ फिर से बातचीत के दूसरे दौर के लिए रविवार को स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हुए। वाशिंगटन ने दबाव बनाए रखा है। ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पे टैरिफ लगाने वाला एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लागू हो चुका है, जिसमें और भी ज्यादा ईरान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं। ईरान के तेल एक्सपोर्ट से जुड़ी शिपिंग कंपनी और जहाजों को भी टारगेट किया जा रहा है। इसके साथ ही यूएस खाड़ी में अपनी मिलिट्री की मौजूदगी लगातार बढ़ाता जा रहा है, क्योंकि हाल ही में ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ग्राड और आर-4 को उसके यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ मिडिल ईस्ट में आर्मडा में शामिल होने का ऑर्डर दे दिया था। ईरान ने अपना रुख साफ किया है कि वो अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा। 8 फरवरी को तेहरान में एक फोरम को संबोधित करते हुए अरागची ने कहा था कि ईरान ने अपने शांतिपूर्ण न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बहुत भारी कीमत चुकाई है। उन्होंने कहा कि हम एनरिचमेंट पर इतना जोर क्यों देते हैं और अगर हम पर जंग थोपी भी जाए तो भी हम इसे छोड़ने से मना क्यों करते हैं, क्योंकि किसी को भी हमारे बर्ताव को तय करने का कोई हक नहीं है। तेहरान और वाशिंगटन ने 6 फरवरी को मस्कट में जब बातचीत शुरू की थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ने अमेरिका की सभी शर्तें नहीं मानी, जैसा कि अभी तक लग रहा है, तो आगे क्या होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 28 जनवरी को कहा था कि मिडिल ईस्ट में 8 या 9 ठिकानों पर 30 से 40 हजार अमेरिकी सैनिक तैनात हैं और ये सभी हजारों ईरानी यूएवी ड्रोन और ईरान कमजोरी की बैलिस्टिक
मिसाइलों की मारक सीमा में है। अनुमान है कि ईरान के पास लगभग 2000 बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसमें छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें शामिल हैं, जो क्षेत्रीय लक्ष्यों पर हमला कर सकती हैं। इजराइल के साथ युद्ध के दौरान ईरान ने कई बार बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें से कुछ इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में सफल रही थी। अमेरिका के पास इस क्षेत्र में एंटी मिसाइल सिस्टम है, लेकिन उन्हें इजराइल की तुलना में कहीं बड़े क्षेत्र की रक्षा करनी होगी। ईरान का दावा है कि युद्ध के बाद उनकी मिसाइलिक क्षमताएं फिर से तैयार की गई हैं और उन्हें मजबूत किया गया है। यह भी रिपोर्ट किया गया है कि रूस और चीन पिछले साल जून में ईरान की सैनिक क्षमताओं को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ईरान की पुरानी सैन्य तकनीकी अमेरिकी तकनीक का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो अपनी परंपरागत रणनीति को लगातार बदल रहा है। वो तेज हमलावर नौकाओं या ड्रोन को एक साथ भेजकर दुश्मन के सेंसर और एयर डिफेंस सिस्टम को मात देने की कोशिश करता है। ईरान फारस की खाड़ी में अपनी स्पीड बोट्स और शाहिद 136 ड्रोन के जरिए ऐसी रणनीति अपना सकता है, जिसका रूस और यूक्रेन युद्ध में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर चुका है। बढ़ते तनाव के बीच ईरान के कुछ मीडिया संस्थानों, खासतौर के रिवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े आउटलेट्स ने इस रणनीति पर जोर दिया है। वहीं 29 जनवरी को ईरानी सेना ने घोषणा की कि उसने 1000 रणनीतिक ड्रोन मिले हैं। ईरान दशकों से अपने सहयोगी मिलिशिया नेटवर्क को धन और हथियार सप्लाई करता रहा है, जिसमें एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसमें इराक की गुट, लेबनान का हिजबुल्लाह और यमन की हूती भी शामिल है। पिछले 2 सालों में इजराइल ने ईरान के इन सहयोगियों को काफी नुकसान पहुंचाया है, जिससे ईरान की सीमा से बाहर ताकत दिखाने की क्षमता कम हुई है। फिर भी अगर ये गुट मिलकर अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे तो ये अमेरिका के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या यहां पर इजराइल को लेकर आ रही है कि इजराइल क्यों नहीं चाहता कि ईरान और अमेरिका के बीच का ये जो द्वंद्व है वो रुक जाए, क्योंकि ये ऐसा युद्ध चालू होगा जो पूरे मिडिल ईस्ट के कई क्षेत्रों में आग लगा देगा। इसमें बारे में जो एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं कि ये इजराइल की इनसिक्योरिटी है, जिसके कारण पूरा मिडिल ईस्ट एक युद्ध को महसूस करने लगेगा। इजराइल का कहना है कि भाई तुम अपने जो समझौता करने जा रहे हो उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम की जगह, यूरेनियम एनरिचमेंट की जगह तुम उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी शामिल करो, ताकि भविष्य में इजराइल को किसी भी तरह का खतरा ना होने पाए। अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में पिछले साल दिसंबर और फिर दोबारा बैठक मीटिंग हो चुकी। 3 घंटे तक मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को माना था कि इस बैठक अच्छी रही, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। सोर्स बताते हैं कि बार बार नेतन्याहू और नेतन्याहू की टीम अमेरिका में ये प्रेशर डाल रही है कि इस बात को आप अपनी डील के साथ में शामिल करें, क्योंकि इजराइल को बखूबी पता है कि अगर ईरान और अमेरिका के बीच में न्यूक्लियर डील हो गई और ईरान के ऊपर से पाबंदियां हटा दी गई तो फिर ये इजराइल के लिए एक खतरा बड़ा बन सकता है, क्योंकि इजराइल ने 12 दिन के युद्ध में ये देख लिया था कि ईरान की मिसाइल ताकत कितनी ज्यादा है। एक बार में इजराइल ने 500-600 मिसाइलों से अटैक किया था, जिसमें कि सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाने वाला इजराइल का वो भी फेल हो गया था। इजराइल के कई शहरों में भीषण धमाके और आगजनी देखी गई थी और ये सब तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और इस बार फिर से ईरान ने यही कहा है कि हमने पहले की तुलना में अपना मिसाइल प्रोग्राम को और डेवलप किया है और अपने सहयोगियों से अच्छे उन्नत किस्म के हथियार भी मंगवा लिए हैं।